बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि शहरी कराची की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों की तबाही के हवाले से हम बातचीत कर भी रहे थे। और ऐसे में हम हुकूमत को निशानदेही कर रहे थे कि कराची के मसाइल क्या क्या हैं। और ऐसे में हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर हम देखें तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस भी ले लिया। नोटिस लेने के साथ साथ एहतियाती जमातों से ख़ास करके राबता करने के बाद पीपल्स पार्टी की जमात हो या इसके साथ साथ जमात इस्लामी, और ख़ास करके एक पॉलिसी बनाने का कहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए और ऐसे में आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इसके लिए हम मशकूर भी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। ऐसे में दूसरी जानिब हम सियासी मंजरनामे की जानिब आते हैं तो सियासी मंजरनामे पे गुज़िश्ता कुछ अदवारों से हम देख रहे थे कि एक सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा था। ऐसे में जमानतों के मामलात, इसी तरीके से अदालतों में अपीलों के मामलात ज़ेर इल्तिवा थे। आज की जो मेन डेवलपमेंट हमें सामने नजर आई, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला पीटीआई के हक में सामने आया, जहां 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया। क्या रिहाई मुमकिन है? क्या और भी मुकदमात हैं जिन पर बातचीत की जाएगी, जिन पर केसेस को गौर से देखा जाएगा? 9 मई के केसेस की बात करें तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया था गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल, जहां पर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया, जबकि एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजमान को 10-10 बरस की कैद सुनाई गई थी। ऐसे में ये मामला भी बड़ा अलग से नजर आ रहे हैं हमें। एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी जमानतें होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक केस ऐसा है जिसमें हम उसको प्रोलॉन्ग तरीके से देख रहे हैं। इस पर जरूर गुफ्तगू होगी। इस वक्त हम जाएंगे ब्रेक में। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक। और जनाब, जैसे कि प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं और सियासी मंजरनामे पर थोड़ी गहरी गुफ्तगू हम करेंगे। और गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये गुफ्तगू तक ही रहे, बल्कि इस तमाम तर सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि ज़मानतों के मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ज़मानतें क्या अमली तौर पर होती हुई भी नज़र आएंगी? क्या रिहाइयों के जो मामलात हैं, क्या इसमें भी किसी किस्म की कदगने हैं, या ये जो मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक जानिब अब से 1 से 1.5 साल कबल भी हमने देखा कि खास करके पीटीआई की जमात को एक साइड पे किया जाने लगा, और उसके साथ साथ अब ये मुकदमात का हल होना या जमानतों पे रिहाई का ये मामला है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलमान रहमान साहब ने, तज्ज़िया कार भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, ज़ाहिरी तमाम तर सूरत हाल आपके सामने, ये बानी पीटीआई की रिहाई का ये मामला है, जहाँ पर खास करके हम देख रहे हैं कि 8 मुकदमात में इस वक्त रिहाई जमानतें हो चुकी हैं। जी सलमान साहब, किस तरीके से देखते हैं? जी मुझे आवाज नहीं आई आपकी। सलमान रहमान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। इस स्टेटमेंट को, इस तमाम तर जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो दूसरी बात यह है कि ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि अगर अदालतों से इंसाफ मिल रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जिन मुकदमात में इस वक्त बानी पीटीआई को, इमरान खान साहब को जमानतें मिली हैं, ये आज से 1.5-2 साल पहले ये जमानतों पर केस लगा था, जिसमें ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट से जमानतें रिजेक्ट हुई थी। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 2 साल बाद ये केस लगने के बाद जो है जमानतें सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, जो लॉजिकल बनती भी थी, और इस वजह से ये जमानतें मिल गई हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का केस लगा हुआ है, जो तोशा खाना और अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है, अलकादर यूनिवर्सिटी का खासतौर पे, जिसमें इमरान खान जो है वो इस वक्त सजा जिसमें मिली हुई है उनको, और जिसकी वजह से वो जेल में इस वक्त मौजूद है। तो अब वो एक केस है जिसको देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब उस केस की सुनवाई करती है और उस केस की जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको कब सुनती है। वहां अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सजा को मुअत्तल करती है तो फिर इनकी रिहाई का कोई जो है बंदोबस्त हो सकता है, वरना उससे पहले जो है रिहाई नजर नहीं आ रही है। ठीक। अच्छा, तोशा खाना केस की आपने बात की, ऐसे में अवाम का एक रद्दअमल सामने आता है, वहीं इनकी जो सियासी पार्टी के इनकी हिमायती उनके भी बयान सामने आते हैं। तोशा खाना केस आप किस तरीके से देखते हैं? तोशा खाना केस है, क्या सिर्फ ये झूठे मुकदमात बनाए गए हैं ताकि कुछ टाइम तक जो है वो जो हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं उनको एक तरीके से बचाया जाए?
اس میں دیکھیں پاکستان میں تو یہ پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح کے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں لوگ وہ اپوزیشن کے اوپر مقدمات بناتے ہیں، اور اپوزیشن میں جب لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ پچھلی حکومت کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر مقدمات بناتے ہیں. تو پاکستان میں تو پچھلے 40 سال سے یہی قصہ نظر آ رہا ہے، اور اس وقت جو جس طرح کے کیسز بن رہے ہیں، جس طرح کے مقدمات چل رہے ہیں، دیکھیں مقدمہ بننا چاہیے اگر کوئی چیز جائز ہے، کوئی کرپشن ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے اوپر مقدمہ بھی بننا چاہیے، اس کے اوپر سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح کا ہمارا عدالتی نظام ہے، اس نظام کے اوپر عوام اور خاص دونوں کا اعتماد نہیں ہے. جب ٹھیک. تک آپ کا عدالتی نظام جو ہے بہتر نہیں ہوگا، جب تک عوام کا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، جب تک عدالتوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا، جب تک ان سزاؤں کا اور اس طرح کی رہائیوں کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی وزن نہیں ہوگا ان میں نا. تو آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ سما بدلے گا، جب یہ وقت بدلے گا، حکومت بدلے گی، تو یہی مقدمات جو ہیں وہ جیسے پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب کے مقدمات تھے اور بڑے سیریس ایک دفعہ بتایا گیا کہ بڑے سیریس مقدمات ہیں اور بہت بڑے جو ہے وہ مقدمات ہیں، ان میں سزا ہو گئی اور اب تو نواز شریف صاحب کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے. لیکن آپ جب ان کے وقت آیا، واپس آنے کا وقت آیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک دن کے اندر ان کی ساری ضمانتیں ہوئیں اور ساری سزائیں ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ اب ان کا بھائی حکومت میں ہے اور کیا کہتے ہیں ان کی حکومت چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے اس وقت جیل میں. تو یہ تو ٹھیک. پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے، یہ تو اس لیے پچھلے 40 سال سے یہی کہانی چلتی آ رہی ہے. ٹھیک. سلمان رحمان صاحب، کیا عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں؟ نہیں، ابھی عدالت نے کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا ہے. عدالت نے سر، بنیادی ضمانتیں طور ہو رہی پہ ہیں، اس جو سے بڑا ریلیف مقدمات اور کیا پینڈنگ تھے، ہوگا؟ جو مقدمات کافی عرصے سے ہم، پینڈنگ تھے، ان مقدمات کو نمٹایا ہے. ان مقدمات میں جو ضمانت ملنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو رہائی ملنے نہیں جا رہی ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ ٹھیک. کیا عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ مقدمات 2 سال سے پینڈنگ تھے. ہم. اگر عدالتیں اپنا کام وقت پہ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ 2 سال تک تو پینڈنگ نہیں رہنا چاہیے تھا نا. سر، وجہ یہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ضمانت حکومتی سطح پر کوئی پروسیس ہے ایسا؟ اتنا ڈیلے ہونا مقدمات کا حل ہونے کے لیے، جس طریقے سے 2 سال کا ٹائم درکار رہا، تو آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں لگتا ہے کیا کوئی پروسیس ہے ہمارے پاس یا حکومت کا دباؤ ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کا دباؤ ہے، لیکن ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس وقت سپریم کورٹ کے پاس مجموعی طور پہ 55,000 کیسز پینڈنگ ہیں. ٹھیک. تو آپ کا عدالتی نظام کام ہی نہیں کر رہا ہے. آپ کے جو سپریم کورٹ ہے اس میں 55,000 مقدمات اس وقت پینڈنسی کے اندر ہیں. تو وہ 55,000 مقدمات کے بعد جب 55,101 مقدمہ آتا ہے تو اس مقدمے کی باری جو ہے 55,000 مقدموں کے بعد بھی آئے گی نا. تو جب ٹھیک. تک اگر آپ کو اس ملک میں انصاف اور اس ملک کے اندر بہتری لانی ہے تو اس ملک کا عدالتی نظام جو ہے سب سے پہلے بہتر کرنا چاہیے، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور اس کی طرف توجہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس ملک کا کوئی نظام، اس ملک کے نظام کو بہتر کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہ اس میں حصے دار ہیں اور یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ اس سسٹم کو صحیح کرنا کیوں چاہیں گے؟ ٹھیک. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے. ایسے میں اب کیا بانی پی ٹی آئی کی ضمانت سے پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. ابھی آپ نے یہ پہلے بھی یہی سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا کہ جی، کیونکہ میں نیریٹو کی یہ بات کر رہا ہوں. مقدمات پی ٹی آئی کا 2 ایک سال سے. بیانیہ ہے سر، پی ٹی آئی کا ایک اپنا بیانیہ ہے. جس طریقے سے ضمانتوں کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا بانی پی ٹی آئی کی ضمانت سے جو پی ٹی آئی کا اپنا ایک بیانیہ ہے کیا وہ اسٹرانگ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا تو بیانیہ یہ تھا کہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی ہیں. اب عدالتوں نے جو ہے ابھی ضمانت دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. تو پی ٹی آئی پہلے تو اس معاملے میں کلیئر ہو نا کہ وہ کون سی عدالتیں ہیں جن کو مانتے ہیں اور کون سی عدالتیں ہیں جن کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک. بڑا گہرا اس کا جواب ہے. بہت شکریہ سلمان رحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ کار تھے. اور جیسے کہ ضمانتوں کے ہم معاملات دیکھ لیں، رہائی کے معاملات دیکھ لیں، تو اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ
कुछ ना कुछ टाइम दरकार है और देखेंगे कि वक्त जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अदलिया इंसाफ के लिए काम करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं खास करके मखसूस सियासी जमात के हवाले से, पीटीआई के हवाले से। ज़ाहिर बानी पीटीआई जिनकी ज़मानतों और इसके साथ साथ रिहाई के मामलात हम देख रहे हैं कि क्या रिहाई मुमकिन है या अभी भी मुकदमात चलते रहेंगे, कितना प्रोलॉन्ग ये सिलसिला रहेगा। 2 साल बाद हमने देखा कि 8 मुकदमात में ज़मानतों का ये सिलसिला अब शुरू हुआ। ऐसे में हमें ज्वाइन किया राजा अंसारी साहब ने, तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान सिंध और फेडरल अफेयर्स से भी मुंसलिक हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को इस वक्त जमानत तो उनकी मंजूर कर ली है और रिहाई का भी मामला बाकी है? रिहाई का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 190 मिलियन पाउंड, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा भयानक, खतरनाक और तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का केस था, मेगा करप्शन का केस था, 190 मिलियन पाउंड केस। उसमें बाकायदा समाअत हुई, शफाफ ट्रायल हुआ और शफाफ ट्रायल के बाद 14 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जो कि इनफील्ड है और बरकरार है। तो रिहाई का तो इन जमानतों से कोई वास्ता नहीं है। ये जमानतें 9 मई के वाकयात में जो FIRs हैं उसमें हुई हैं और उससे पहले भी शिबली फराज समेत मुख्तलिफ जो लोग थे 9 मई के वाकयात में मुलविस, उनकी जमानतें हुई थी। वो जमानत पे बाहर थे, लेकिन जब वो केस चला और सजा हुई 10-10 साल तो फिर उन्हें कैद में जाना पड़ा। तो अब मैं समझता हूँ कि इस जमानतों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये रूटीन मैटर्स हैं। जमानत होना बरियत में नहीं आता, बरियत और जमानत में फ़र्क है। जमानत कुछ दूसरी वजूहात पे की बिना पे दी जाती है, लेकिन वो भी उस सूरत में रिहाई मुमकिन होती है। जमानत के फ़ायदा तब होता है जब आप किसी और केस में मतलूब ना हो या किसी और सज़ा में ना हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो ये तो ऑलरेडी उसमें हैं, तो इसमें कोई इनको जो है वो बरियत नहीं होगी। ये मैं समझता हूँ कि वो वाली बात है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जश्न और खुशियाँ मना रहे हैं। इनको खुद को ही पता है कि इससे बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। ठीक, अच्छा ये भी हमें बताइएगा राजा अंसारी साहब के इससे पहले अदवार में भी देखें तो हुकूमतें आती हैं, फिर दूसरी हुकूमतें आती हैं, इल्ज़ाम तराशी हो रही होती है, ऐसे में मुकदमात बनाए जाते हैं, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे होते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ के दौर में देखा कि उनके दौर हुकूमत के बाद उन पर भी मुकदमात बनाए गए, बाद में वो मुकदमात भी हल हो गए। 2 से 2.5 साल 3 साल का हमने हमेशा से देखा कि इस तरीके से सिलसिले चलते हो रहा है। तो क्या ये भी इसी की एक कड़ी है? दोनों में फर्क है। नवाज शरीफ को जो सजा, नवाज शरीफ के ऊपर केस हुआ था एवनफील्ड का, लेकिन नवाज शरीफ को एवनफील्ड में आज तक सजा नहीं मिल सकी। उन्हें सजा मिली बेटे से तनख्वाह ना लेकर और उसको अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं करना, यानी जो तनख्वाह आपने ली ही नहीं फिर भी आपको डिक्लेयर करनी थी। एक मुज़ह का खेल, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से मदद ली गई, कानून पाकिस्तान में ख़त्म हो गए थे, आइन की शिकें ख़त्म हो गई कि उनमें से कुछ निकाल सकें। तमाम तर चीज़ें जब ख़त्म हुई तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक अल्फाज की डेफिनेशन के ऊपर नवाज शरीफ को नाअहल करके उन्हें सज़ा सुनाई गई। नवाज शरीफ को एवनफील्ड केस में या नवाज शरीफ को फ्लैट के केस में अभी तक आज तक वो साबित नहीं कर सके, वो झूठे केसेस थे। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो साफ शफाफ बाकायदा एक कौम की, मैं समझता हूँ अज़हर मिन शम्स की तरह, एक चमकते हुए सूरज की तरह कौम के सामने है कि एक अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन, देखें कितना इत्तेफाक है और हसीन इत्तेफाक है कि अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन आपने जिससे ली, फिर आपने उसी शख्स का जुर्माना कौम के पैसों से 190 मिलियन पाउंड से अदा कर दिया। इससे बड़ी भयानक करप्शन और कोई हो सकती है? मैं समझता हूँ कि इतनी साफ और शफाफ करप्शन थी जो सामने नजर आ रही है, दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है। इससे बड़ा क्लियर एंड कट केस कोई हो ही नहीं सकता कि उसमें उनको सजा मिली और अदालत ने फाइंडिंग्स दी हैं, अपनी अदालत ने फाइंडिंग्स दी और उसमें लिखा है कि ये जो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने थे वो एक ऐसे शख्स के जुर्माने के अकाउंट में आपने डाल दिए जिस शख्स से अल कादिर ट्रस्ट की आपने जमीन जो है वो तोहफे में ली। इतना हसीन इत्तेफाक था भाई, लेकिन करप्शन तो करप्शन होती, वो पकड़ी गई और उन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। और 9 मई के वाकयात जो है वो हर आंख ने देखे हैं
ओपन आई से सब लोगों ने, हमने, आपने, पाकिस्तान की आवाम ने देखा, आज भी सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं, किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ फौजी तनसीबात को जलाया, एम आलम की जो जहाज था उसको लाठियां मारी, फौज के जो है हसास तरीन जो इदारे हैं उनके दरवाजों को फलांगते हुए। सर मजम्मत तो हम भी करते हैं, लेकिन यही 9 मई के मुकदमात हैं, ये इनमें से 8 ही मुकदमात हैं जिनमें जमानतों का मामला सामने आ रहा है। ये कितना खतर, ये आप और मैं मुजम्मत, हमें हक ही नहीं होता। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ जुर्म नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जुर्म है। तो जब आप कौम के खिलाफ जुर्म करते हैं, पूरी कौम की तजलील करते हैं, पूरी कौम के एहसासात से खेलते हैं, तो फिर तो रियासत अपनी रिट कायम करेगी, अदालतें इंसाफ करेंगे, अदालतें अपने जो फैसले हैं उनमें इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। पहले भी नजर आया है, और अब इन केसेस में जिसमें जमानतें हुई हैं, इसमें भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बात कह रहा हूं कि इसमें वो बच ही नहीं सकते। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सजा प्रिंसिपल अफेंडर को होती है वही सजा अबेटर को होती है। ठीक है। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि मीडिया में ये तासुर है कि 9 मई रियासत की रेड लाइन थी, क्या आज की जो अदालती कार्रवाई सामने आई है इस बयानियों को कमजोर नहीं करती है? इस बयानी को मजबूत करती है। अदालतें कैसे बता करती रही है हैं कि जहां, कैसे मैं आपको बता रहा हूं, अदालतें ही आप लोगों को बता रही, पूरी कौम को बता रही हैं कि जहां मेरिट पे जमानत बनती है, क्योंकि और लोगों को, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक अल्फाज इस्तेमाल किया, प्रिंसिपल अफेंडर, जैसे उर्दू में कहते हैं कि जो शख्स जिसने वो जुर्म खुद उसका इर्तिकाब किया हो, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अफेंडर। और अबेटर वो होता है जिसके कहने पर किया गया। जब आप प्रिंसिपल अफेंडर को जमानतें दे चुके हैं तो इंसाफ का तकाजा है कि अबेटर को भी जमानत देनी पड़ेगी, इसीलिए जमानत हुई। अब उसकी दूसरी कड़ी को कड़ी से मिलाएं कानूनी तौर पर, कि जैसे प्रिंसिपल अफेंडर को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं, उसी तरह अबेटर को भी सुनाई जाएंगी। ये है इंसाफ का बोलबाला होना। ठीक। अच्छा, पीटीआई को हम ऐसे देख रहे हैं कि शायद मेन स्ट्रीम पे वापस लाने का अमल नजर आ रहा है, जिस तरीके से फैसले सामने आ रहे हैं, या ये सिर्फ वक्ती तौर पर सियासी फायदा है? मैं आपको इसकी बताऊं बड़ी जबरदस्त मेन स्ट्रीम में लाने का मसला ये है कि अभी कुछ दिन कबल हमारे बहुत पाकिस्तान के मायानाज साहब हैं, सोहेल अहमद वड़ाइद साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा, उसमें जरा कर दिया कि आर्मी चीफ ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा था कि अगर, हालांकि वो क्यों तनाजुर में ताबार, उन्होंने इनको लॉलीपॉप ये दे दिया कि जी वो अगर पीटीआई बानी जो है वो माफी मांगेंगे तो फिर माफी मिल सकती है, या इस तरह का कोई लेन थी। तो आज आपने देखा चेयरमैन पीटीआई और बाकी सारे लोग और खान साहब की फैमिली सब माफियों तलाफियों पे शुरू थे। आज हर किसी का ट्वीट, बयान, मीडिया अपीयरेंस, माफ कर दें, माफ। थोड़ी देर बाद ISPR की तरदीद आ गई कि ऐसा। सर प्रीवियसली भी हम देखते थे कि जो दूसरी हुकूमत, अब जो हुकूमतों में आए हुए हैं, अगर हम उनका भी पास्ट देखें तो वहां पे भी हमें ऐसे नजर आता था, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे तमाम चीजें ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आई। पहले भी हमने देखा कि यही मामलात, यही माफिया और यही तलाफियां जो है वो सिलसिला जारी रहता था। बात मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ ना, कि सोहेल वड़ाइद साहब का कॉलम आया, वो माफिया शुरू हो गए, ISPR की तरदीद आई, तो फिर वो सोहेल वड़ाइद साहब की भी चलना शुरू हो गई। कैसा लगा मेरा मजाक? तो कैसा लगा इनको आज का मजाक? मजा आ गया होगा। मसला ये नहीं है, मसला मैं आपको बताऊं क्या है। देखें, थोड़े सीरियस अप्रोच देखना पड़ेगा। इधर रियासत पाकिस्तान, इस तरह के जो लोग हैं जो रियासत के दुश्मनों का एजेंडा लेके चलेंगे, यानी जो बयान मोदी देगा वो ये बयान देंगे, जो इसराइल बयान देगा पाकिस्तान के खिलाफ वो ये लोग बयान देंगे। रियासत पाकिस्तान की रिट से खेलेंगे, दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो है वो असास के साथ खेलेंगे, पाकिस्तान की अफवाज की जो तनसीबात हैं उसकी बेतौकीरी करेंगे, तो फिर रियासत अपनी रेट कायम करेगी। अगर नहीं की रियासत ने रेट, तो फिर आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के वजूद को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि इस तरह के फितनों का बिल्कुल इनको कुचल दिया जाए और इनको खत्म कर दिया जाए, इनको सिफ़े हस्ती से मिटाया जाए। ये पाकिस्तान से वफादारी का तकाजा है। राजन सारी साहब, पिछले अदवार में अगर देखें, हुकूमती दौरों में देखें, दीगर सियासी जमातों को देखें, तो अपनी हुकूमती दौर में अफवाज के खिलाफ उनकी भी बातें, क्या उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी? क्या उनको भी साइड पे लगाया जाएगा? अच्छा, बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने, मुझे बात का ये सवाल बड़ा पसंद आया। पहले मैं आपके सवाल की तारीफ कर रहा हूँ। दूसरी बात, सर, कौन सा वो जुल्म है जो नवाज शरीफ पे, उसकी बेटी, उसके भाई, उसके वर्कर्स पे नहीं हुआ? क्या नवाज शरीफ ने अपने वर्कर्स को कहा
کہ جاؤ جناب سر ظلم ستم نہیں، ہم افواج پاکستان کی بات کریں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریاست، اور ہم اگر افواج پاکستان کی بات کریں تو اس کے خلاف بھی بڑے بیانات سامنے آئے ہیں، مختلف کلپس ہم نے بہت سے ویڈیوز بھی جو ہیں وہ ایویڈنس کے طور پر موجود ہیں. ایسے میں کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اگر اس سیاسی پارٹی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو دیگر پچھلی جتنی بھی ادوار میں حکومتیں آئی ہیں، جتنی سیاسی پارٹیاں، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ حضور جواب سننے میں کہ آپ پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں جواب دے رہا ہوں، جواب تو سن لیں. حکومت کی ترجمان ہوں، وفاقی حکومت کے بحاف پہ بات کر رہا ہوں، جواب تو سن لیں. اب جواب سنتے ہیں کہ جو نواز شریف اور اس کے ورکرز اور اس کی فیملی کے خلاف نہیں کیا انہوں نے. نواز شریف ورکرز کو کہا کہ جنا ہاؤس کے اندر گھس جاؤ، فوجی تنصیبات جلاؤ. کیا نواز شریف کا ایک بھی بیان ایسا آیا جس سے ریاست پاکستان کے سب سے اہم ستون فوج کے خلاف کوئی بیان دیا؟ انہوں نے افراد کے نام لیے، افراد کے، فردوں کے، اور ان کو بھی یہ کہا کہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ان کے لیے ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ قانونی طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ ویوہار کیا جائے، ان کے ساتھ جو بھی رویہ رکھا جائے جو قانون میں ہو. یہ تھا نواز شریف کا دو ٹوک بیانیہ، جس نے بھی پاکستان کے ساتھ ایڈونچر کیا، جس نے اس کھلاڑی نما بد کردار بندے کو پاکستان پہ مسلط کیا. 4.5 سال میں اس نے کوئی ایک اینٹ پاکستان کی کسی میگا پروجیکٹ میں نہیں لگی، کوئی ایک بجلی گھر نہیں لگایا، کوئی ایک موٹر وے نہیں بنایا. تو جس نے اتنا بڑا مذاق کیا، ان لوگوں کے لیے نواز شریف کا موقف تھا بھائی، ان کو صرف اور صرف ان لوگوں کو، افراد کو، ادارے کو نہیں، افراد کے لیے ایک موقف تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ گروہ ہوں یا انتشاری ٹولے ہوں، وہ طالبان ہوں، وہ بی ایل اے ہو، وہ کوئی بھی ہو، جس نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں ان کو پہلے بھی سزائیں ملی ہیں، اب بھی سزائیں مل رہی ہیں، آنے والے دنوں میں بھی سزائیں ملیں گی. کیونکہ ریاست کا کام ہے کہ سزا اور جزا کے قانون کو پرویل کرنا. اگر نہیں کیا تو پھر آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں. ٹھیک ہے راجہ انصاری صاحب، بے حد شکریہ، اور آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا. اور جیسے کہ مقدمات کا معاملہ ہے وہیں ضمانتوں کا معاملہ ہے، ایسے میں دیکھتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں اس وقت ہلچل سی نظر آ رہی ہے. اور ایک جماعت سیاسی جسے ہم کہیں گے کہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی یا اس کے مقدمات کے اوپر جو ہے اس کو پرولونگ کیا گیا. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم سجوانی صاحب ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اوورآل سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوال در سوالات تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، معاملات اس وقت حل ہوتے ہوئے نظر آئے جب آپ سچ کو اپنائیں، اور یہ جو ہے سچ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں 9 مئی کے جو مقدمات بنے ہیں، تمام کے تمام مقدمات غیر آئینی اور غیر قانونی بنے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ایک کیس کی 2 FIR درج نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ ابھی آپ کی میری فائٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کا دانت توڑ دیا، میں نے آپ کو گردن پہ مارا، میں نے آپ کا کیمرہ توڑ دیا، میں نے آپ کا ٹی وی توڑ دیا، میں نے آپ کا یہ کرسیاں اٹھا کے توڑ دیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ کیمرے کی الگ FIR درج ہوگی، آپ کی دانت کی الگ FIR درج ہوگی، یہ کرسی کی الگ درج ہوگی، وہ ٹی وی پڑا ہوا اس کی الگ درج ہوگی، ان سب کی ایک ہی FIR درج ہوگی. یہ قانون کہتا ہے. اور اسی 9 مئی کے اندر میں انہوں نے 8 مقدمات ایک شخص کے اوپر، بے گناہ شخص کے اوپر، بے گناہ لیڈر جو عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو عوام کے دلوں میں بستا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا 8 مقدمات درج کر دیے. 8 مقدمات تو چھوڑے تو بہت معمولی بات ہے، آپ نے 200 مقدمات ان کے اوپر مزید درج کیے ہوئے. سر 9 مئی کو جو کچھ ہوا تو آپ کو نہیں لگتا جو ہوا وہ صحیح ہوا؟ دیکھیں 9 مئی کو آپ حقیقت کی نظر دیکھیں، آپ فوٹیج چلائیں، ابھی فوٹیج چلائیں 9 مئی کی جو گھروں، یہ چیز سمجھتے ہیں میری بات مکمل ہونے دیں. ابھی آپ فوٹیج چلائیں جس میں 9 مئی میں کور کمانڈر گھر کے اندر میں گھسے ہوئے افراد جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. آپ جب وہ افراد داخل ہونے سے پہلے سے ایک تو اندر ٹوٹ پھوٹ موجود آپ کو ملے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 سے 25 افراد ہوں گے میکسیمم، سے اور بھی ہم ڈال دیں تو کہیں کونے کانچے میں 30 افراد ہوں گے. کیا وہ 30 افراد کور کمانڈر کی سیکورٹی کہاں تھی اس وقت جو ان کی حفاظت؟ 30 افراد مل کے اگر کور کمانڈر کے گھر میں گھس جاتے ہیں تو یہ ان کے اوپر جرم بنتا ہے جنہوں نے وہاں سے سیکیورٹی ہٹائی، وہ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے وہاں سے سیکیورٹی ہٹائی اور انہوں نے ان لوگوں کو موقع دیا جو اندر ہے. مگر کیونکہ ان کی پلاننگ میں خود تھا، یہ خود
इस जुर्म में मुलविस थे, इसलिए उन्होंने पहले से तौर पर की थी, पहले से लोगों को आने दिया। वरना आपके सामने अब CCTV फुटेजेस मौजूद हैं कि अलीमा खान साहबा, राशमीन राशिद साहबा, उन्होंने लोगों को अंदर जाने से रोका है। वरना मेरे ख्याल से तो इनकी प्लानिंग तो ये थी कि अगर लोगों का हजूम अंदर चला जाता तो कोई तो कोर कमांडर साहब के ऊपर फायर करके इल्जाम भी इमरान खान के ऊपर डाल देते ही है। इनकी नीयतें बहुत ही बद है। ठीक है, चलें, ये मामला तो हम देख रहे हैं एक जानिब 9 मई के, लेकिन दूसरी जानिब सबसे बड़ा सवाल निशान ये है कि अब PTI को लीड करता हुआ कौन नजर आ रहा है। इस वक्त बात हलीमा खान पे आ जाती है, कभी बात जो है वो लीडरशिप के ऊपर आ जाती है। कौन इस भागदौड़ को संभालेगा जब तक कि रिहाई के मामलात हल नहीं हो जाते? ऐसे में क्या महमूद अचकजई की मुज़ाकरात का मैंडेट मिल गया है? क्या वो आने वाले वक्तों में, क्योंकि ऐसे आवाम को भी तासुर है और हम सुन भी रहे हैं, तो क्या महमूद अचकजई आगे चलते हुए इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, महमूद अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर बना रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर मामलात में लीड सर, आप कंफर्म कर रहे हैं कि वही बन रहे हैं? मैं क्या, अगर बना रहे हैं, मैंने कहा अगर बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो तमाम मामलात को पर अपना किरदार अदा करें। और अगर बनाते हैं तो अगर जो फैसला बानी का होगा, इमरान खान साहब को होगा, उसको तमाम के तमाम लोग ओबे करेंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि खान साहब का फैसला जो है वो एक सच्चे और खड़े लीडर का फैसला है, जिसको तमाम बेखौफ होकर तस्लीम करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और नैरेटिव हमें सामने नजर आ रहा था कि क्या जमानतों की मंजूरी मुस्तकबिल की किसी डील या मसलहत की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है हमें? क्या जमानतों की मंजूरी डील? जी, डील या कोई मसलहत? एक तो पहले आपने लफ्ज इस्तेमाल किया रिलीफ। जी, पहली बात तो ये कि अदालतों का काम ये नहीं है कि वो रिलीफ दे। ठीक, अदालतों का काम है इंसाफ देना, रिलीफ देना अदालतों का काम ही नहीं है। और डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, 2 साल ये छोटे छोटे इन्होंने जो मुकदमा दर्ज किए उनकी जमानतों में 2 साल से ज़्यादा इन्होंने लगाया, जो साफ वाज़ेह तौर पर साबित करते हैं कि इन्होंने इंसाफ का गला घूंटा। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को भी मजाक बनाया गया इसके अंदर में। आप देख लें, एक दिन चीफ जस्टिस साहब को पेपर समझ में नहीं आ रहे कि मैं पढ़ के करूंगा, दूसरे दिन वो जो है वो कोई बीमार हो गया, तो तीसरे दिन जो है ना वो जाके इन्होंने फैसले की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अलकादिर ट्रस्ट का केस भी, इसके साथ साथ बानी PTI की रिहाई के मामला चल रहे हैं। ऐसे में जमानतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 8 मुकदमात में जमानतें हो चुकी हैं, मुख्तलिफ अपीलें और भी दायर की गई हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं या वक्ती तौर पर कोई रिलीफ है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलीम संजवानी साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। ज़ाहिर सलीम साहब, हम ये चाहेंगे कि आज की जो हम गुफ्तगू कर रहे थे 190 मिलियन पाउंड केस सर, और इसके साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट केस जो है सर, इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? तो देखना, ये भी एक ही केस है ना। केस तो अगर देखा जाए तो एक ही अलकादिर ट्रस्ट में पैसे लगा, तो 190 मिलियन पाउंड जो है वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। ये करप्शन कैसे हो गई? हाँ, खान साहब की जेब में जाते तो करप्शन आप कहते तो बात समझ में आती है। जैसे आप आज तक सबूत थे कि नवाज शरीफ साहब की जेब में गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की जेब में गए हैं, जरदारी साहब की जेब में गए, मरियम नवाज साहब की जेब में गए, और दीगर बड़े बड़े जो है बने हुए हैं हमारे ताकतवर हल्के, उनकी जेबों में गए हैं। और इसका जो है वाज़ेह सबूत ये है कि मरियम नवाज साहबा जो है वो आपके सामने इस वक्त भी, वो आपने रोड वाला किस्सा सुना होगा कि एक साफ़ी ने जो है ना इनका बाइसिकल चलने के लिए जो ग्रीन रंग किया था, कहा कि भाई रंग बारिश में उतर जाएगा, तो बजाय उसको साफ़ी को अप्रिशिएट किया जाता और उसको सराहा जाता कि उसने एक गलती की निशानदेही की, उस साफ़ी को उठा के बंद कर दिया गया और जब बारिश आई तो हकीकत में वो रंग बह गया। ठीक, अच्छा, ये तो तरक्याती कामों के सिलसिले के ऊपर अगर हम जाएं तो छोटे छोटे वो तमाम काम, जारी है आवाम के लिए तो ये काम बहुत बड़े, बहुत बड़ी प्लानिंग है, लेकिन हुकूमती नजर से ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड इस्तेमाल कौन कर रहा है सर? आप किसने इस्तेमाल किए? हुकूमत वक्त इसने अपने हाथ में लेके अब वो इस्तेमाल कर रही है। ठीक, अगर वो करप्शन के पैसे थे तो वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक, इन्होंने कहां से लिए? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के आज वो अपने मंसूबों में लगा रहे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसको करप्शन कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर उसको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में आप इस केस को लेके जाएं तो वो केस लाने वालों को उठा के बंद कर देंगे कि आप क्या मजाक समझा हुआ आपने यहाँ पे इस तरीके के केस लेके आए। ठीक है। अच्छा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बड़े बड़े फैसले जो सामने आए, जिसमें चेदा हमने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो फैसला सामने आया था जिसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, जबकि एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद को सजाएं सुनाई दी गई हैं 10-10 साल की। सर, इस वाले फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब
खान साहब का एक बड़ा मुतालबा रहा कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए 9 मई के केस की, और तमाम सीसीटीवी फुटेज, जीआईटी बनाया है जी, तमाम सीसीटीवी फुटेज लाए। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनको जुल्म करना था, इनको जबर करना था, इनको नाइंसाफी करने को, इनको दीन के जो दायरे से दायरा तोड़ना था, इनको आइन का दायरा तोड़ना था, इनको कानून का दायरा तोड़ना था। इस वजह से जो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज लाए, इस वजह से इन्होंने जुडिशल इंक्वायरी की। आपके सामने सीसीटीवी आपने देखी होगी 100% कि यास्मीन राजी साहबा कोर कमांडर के अंदर जाने वाले लोगों को रोक रही हैं, वो उनको इश्तियाल अंगेजी से रोक रही हैं, मगर इसके बावजूद भी इनके ऊपर ये झूठे मुकदमात कायम किए सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए। क्योंकि अगर वो बाहर निकल के अपने हल्के में जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब को उनकी औकात मालूम पड़ जाएगी कि इनकी क्या औकात है। क्योंकि वो 50 लोग जमा नहीं कर सकते, वो 5 लाख लोग अपने हल्के के अंदर जमा कर लेंगी, एक सिर्फ बाहर निकल के 1 मिनट के लिए वो खड़ी हो जाए। तो ये इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि अवाम इनके साथ है। इस जुर्म की सजा दी, अवाम ने इनको वोट दिया है, तो ये अवाम के हक के ऊपर डाका डाला गया है, अवाम की तौहीन की गई है, ऊपर से बैठ के हुक्मरान के ऊपर मुसल्लत होकर हुक्मरानी कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, लीडरशिप के मामलात की अगर बात करें, पीटीआई की जमात को पहले हमने देखा कि जी इस दौर हुकूमत में जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की, ऐसे अवाम का तासुर भी सामने आया, ऐसे आपकी जमात ने भी ये तमाम जो है वो बातें की हैं। ऐसे में अब जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में जाती हुई नजर आती है? ज़ाहिरी जमानतों के मामलात आपके सामने हैं, रिहाई कब तक होगी ये ज़ाहिरी अदालतों का एक अपना मामला है और केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं लीडरशिप जो है वो उनके घर के ही किसी फर्द के पास जानी चाहिए? देखिए, लीडरशिप किसके पास जाएगी और किसके पास नहीं जाएगी, उसका इख्तियार और उसमें राय देना मैं मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि खान साहब का फैसला है, वो जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ कर कहेंगे, वो बेहतरीन फैसला होगा। इसकी मुझे 100% चाहे वो उनकी फैमिली मेंबर को अपने लाए, चाहे वो किसी दूसरे को लाए, मगर इनका फैसला बेहतरीन होगा। और जो वो गलती करते हैं तो आपको पता है उन्होंने बरमला अपनी गलती को तस्लीम भी करते हैं। ये वाहिद लीडर है जिन्होंने अपनी गलतियां तस्लीम की। दूसरा आप देखें, जिनको अपोजिशन लीडर चुनने की बातें चल रही हैं, महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने भी अपनी गलती तस्लीम की है। रजीम चेंज में शायद उन्होंने साथ वगैरह दिया था जिसकी। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज जो कि हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल तो सबके सामने है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अदालतों से रिलीफ मिल रहा है या अदालतों से जमानतों के जो मामलात हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अगर ये आपके तमाम मामलात एक सही जानिब गामजन हो जाते हैं, रिहाई हो जाती है, तो क्या उसके बाद इलेक्शन के मामलात में आपकी पार्टी भरपूर तरीके से सामने आएगी? देखिए, आपके सामने अदालतों का 26वीं तरमीम ला के अदालतों की ज़बानों पे ताले किसने लगाए? 6 हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने कहा था कि अभी हमारे घरों और बेडरूम्स में और हमारी जो कैमरे लगा गए हैं, उसकी सुनवाई मगर क्यों नहीं हुई? मगर देखिए ना, आपकी अपनी जो सियासी जमात है उनकी जरताज गुल की हम बात करें या हम इसके अलावा दूसरे दीगर जो आपके सियासी रहनुमाओं की बात करें तो उन पे भी तो केसेस हैं इस वक्त। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब आपकी जो जमात है में टूटती हुई, तकसीम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कैसे इकट्ठे होंगे? पाकिस्तान की जो अवाम है वो खान साहब के साथ है, और उसका सबूत आपने 24 फेब को देख लिया था कि टिंडा, बैंगन, गधा, गोरा, रैकेट, पता नहीं क्या क्या 1707 निशानात के बीच में भी अवाम ने, जिसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अवाम कौम तो इन्होंने 80% से ज्यादा जहालत के अंदोरों में 80% से ज्यादा जहालत के अंदोरों में रखा हुआ है। उन लोगों ने भी निशानात ढूंढ ढूंढ के पीटीआई के लोगों को मोहर लगाई और इनको सबक सिखाया कि आप जो है गलत कर रहे हैं। और उन्होंने फिर भी सुधर नहीं रहे, फिर भी अल्लाह का खौफ नहीं कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह को जवाब देने का इनको जरा भी फिक्र नहीं है। हालांकि अल्लाह को जवाब न देने की फिक्र करने वाले जो है ना वो मुसलमान के दायरे से भी खारिज हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि जमानतें अभी तो होनी शुरू हैं, ऐसे में खुशियां मनाई जा रही हैं। इसको हम खुशियां मनाने तो नहीं कहेंगे जमानतें होना, ये जमानतें मजबूरी में हुई हैं। ठीक, ये इनका बस चलता तो अभी भी जमानतें ना करते। ठीक है, तो सर किसका बस चला है? ये मजबूर हुए हैं कि इतना तवील जो है ना वो रोक नहीं सकते। इतना तक सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई ना, अब सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा डिले नहीं कर सकती थी। एक गलत चीज को अब सुप्रीम कोर्ट ज्यादा उसको अगर मुजरिम भी करार देती तो इंटरनेशनल अदालतें, बैनुल अक़वामी दुनिया जो वो कहती है अब किस बेस के ऊपर आपने जो है ना वो किया। ये अवाम के खौफ की वजह से ये जो है ना डिले जस्टिस नहीं हुआ है, ये अवाम के खौफ से नहीं हुआ, बल्कि इंटरनेशनल जो मार्केट के अंदर साख रखने के लिए जब भी नाम आता है हम देखते हैं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रहे होते हैं। किस सेंस में आप कह रहे हैं? सर जाहिर है लीडरशिप, अगर ओपोजिशन लीडर की अगर हम बात करें तो जाहिर है आवाजें आ रही है, एक बड़ी मजबूत हम कैंडिडेट्स की फॉर्म में उनको देख रहे हैं, तो क्या उनको मैंडेट मिलना चाहिए?
देखिए उनको मिलना चाहिए या नहीं चाहिए इसका फैसला खान साहब करेंगे। अगर वो बेहतर समझते हैं कि इनको मिलना चाहिए तो उनको दें, हम इनके साथ होंगे, इनके पीछे खड़े होंगे। और अगर वो समझते हैं कि इनकी जगह किसी और को देना चाहिए तो हम उसके साथ होंगे, क्योंकि ईमानदार और ऑनेस्ट शख्स मोहम्मद खान जो आया था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिसने ज़िया-उल-हक के 11 साल दौरे हुकूमत में तमाम के तमाम बजट नुकसान में बनाए गए बजट थे। 55 अरब डॉलर की अमरीकी इमदाद भी थी, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान 11 साल तक नुकसान में रहा। मोहम्मद खान जो आए उन्होंने अखराजात कम किए, उन्होंने जो फालतू की जो अयाशियां थी वो खत्म की और पाकिस्तान को प्रॉफिट में ले गया। और अब जो है ना यही सिलसिला जो है ना खान साहब करना चाहेंगे और करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। और आप देखेंगे पाकिस्तान को प्रॉफिट में लेके आएंगे और पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। और मादनियात जो हमारी खाई जा रही है, मादनियात जो हमारी गुम की जा रही है, मादनियात जो खरबों डॉलर की अब तक गायब हो चुकी है, वो भी पाकिस्तान की आवाम पे खर्च होंगी। साहब तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक हमारे साथ मौजूद है, मौक़िफ़ सामने आ चुका है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिहाई के मामलात अभी बाकी हैं और ऐसे में आने वाले वक्तों में ये तमाम तर सूरत हाल और क्लियर हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।